बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी, जो पीस समिट हुआ गजा को लेके मिस्र के अंदर कल, उसको डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी गजा पीस समिट की, कि जो 2025 गजा पीस समिट जो है वो 13 अक्टूबर को मिस्र के अंदर हुआ। इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या बातचीत की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कि वो जो सारा क्रेडिट जो है वो ट्रंप साहब ले रहे हैं कि भाई मैंने ये सब करवाया और अभी मैं 8वीं वॉर जो है वो रुकवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर उनके रिमार्क्स क्या थे और क्या कोई जो है वो सस्टेनेबल सोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट किया इस समिट के अंदर, या सिर्फ ये एक फोटोशूट था, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे जॉइंटली जो पूरे का पूरा इसका जो स्टेटमेंट आई है, ठीक है, इजिप्ट की तरफ से, कतर की तरफ से और टर्की की तरफ से, ठीक है, यूएस के साथ मिलके, तो इसको डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे जी गजा पीस समिट एंड पाकिस्तान की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि आपने देखा कि कल की स्पीच जो शहबाज शरीफ साहब की वायरल हुई है, जिसमें जो है उन्होंने आई एम सॉरी टू से, लेकिन हकीकत यही है कि जो है वो चापलूसी की कोई हद नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान एक एटॉमिक स्टेट है, एटमी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग कैसे हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है वो जो बातचीत की उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली में, और क्या पाकिस्तान को वो जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जेब देती हैं ऐसी बातें जो उन्होंने वहां पे इतने बड़े फोरम के ऊपर की। और यहाँ पे अगर आप देखिए शहबाज शरीफ साहब हैं कहाँ पे, ये हैं ट्रम्प साहब। ठीक है, फर्स्ट रो में कहीं पे भी शहबाज शरीफ मौजूद नहीं है, और ये इन्हीं के बिल्कुल पीछे जो है यहाँ पे ये शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, जिनका आपको हल्का सा सर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर भी जब ट्रम्प साहब ने इन्हें बुलाया अपने एक अर्दली के तौर पे कि भाई आए और तारीफें करें, आपको शायद बातें बुरी लगे, लेकिन जब आप न्यूट्रल होकर इनकी स्पीच को सुनेंगे इतने सीरियस मौके के ऊपर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया जो है वो क्या बातें कर रही है इनके बारे में, कि किस तरह की स्पीच इन्होंने वहां पे की है। ठीक है, तो ना ही इन्होंने कोई टू स्टेट सोल्यूशन की, ना फलस्तीन के हक में कोई बात की। और यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इनकी स्पीच का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये एक पूरी आप पिक्चर देख लें, पूरी पिक्चर जो ये पूरे का पूरा जो समिट हुआ शर्म शेख के अंदर, मिस्र के अंदर ये समिट हुआ, और ये 13 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, और इसके अंदर ये जितने भी टॉप लीडर्स हैं ये आपको सारे फ्रंट रो के अंदर जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के पीछे मौजूद हैं। ठीक है, तो ट्रंप साहब ने इन्हें अपने पीछे रखा। उसके बाद ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच करते करते इन्हें बुलाया कि भाई आप आगे दो चार बातें करें। तो 2 मिनट की स्पीच में इन्होंने कोई जो है वो बात ऐसी नहीं की जो कि एक्चुअली में एक एटॉमिक पावर का लीडर होने के नाते इन्हें करनी चाहिए थी, बल्कि इन्होंने जो सारी बातें की वो ट्रंप 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 और ट्रंप की हैं। ठीक है, और दुनिया हैरान रह गई कि भाई हम जो है वो जिस मुल्क को क्या समझ रहे थे उसकी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किस तरह के हैं। ठीक है, और गो के आप तारीफ भी कर सकते हैं कि भाई इतने बड़े फोरम के ऊपर उन्होंने ट्रंप को जो है वो काबू करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह से बड़े लोग अपने साथ रखते हैं खुशामदी कि भाई आओ मेरी तारीफ करो, तो ये वो हाल हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और चलें इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये 2025 का गजा पीस समिट था जो कि शर्म एल शेख के अंदर हुआ। इसको शर्म एल शेख समिट भी जो है वो कहा जाता है, तो अगर ये कहा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए, और अगर गजा पीस समिट 2025 कहा जाए तो ये वही चीज है। ठीक है, और 13 अक्टूबर को ये हुआ है। और इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आई हैं सबसे पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टीज थी बेसिकली 3 पार्टीज थी। ठीक है, और चौथा जो है किस्म का मीडिएटर था, या 4 पार्टीज आप कह लें, कि एक में हम देख रहे हैं भाई इजिप्ट के अंदर ये हुआ। ठीक है, तो इजिप्ट पहली पार्टी थी, उसके बाद कतर था जिसकी मुसलसल जो है मीडिएटिंग चल रही थी, कतर थी दूसरी पार्टी। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो वो टर्किया थी, और आपने देखा कि ये वही लोग हैं जिनकी ट्रंप साहब ने बड़ी तारीफें की थी, और इस टाइम पे ट्रंप साहब के साथ मिलकर पूरे का पूरा पूरे मुसलमानों को कोई नैरेटिव बिल्ड करके दे रहे हैं कि भाई जो जैसे ट्रंप कह रहा है वैसे मान लो, कोई टू स्टेट सोल्यूशन नहीं, कोई फलस्तीन के हक की बात नहीं, और ये जो 70,000 लोगों की जो कुर्बानी दी है इसको भी भूल जाओ। ठीक है, तो टर्की था एक साइड पे और बीच में जो है वो यूएस मौजूद था। ठीक है, और पाकिस्तान को भी यहाँ पे साथ में रखा गया, क्योंकि इन पार्टीज में पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का उनके दिमाग में यही इमेज है कि भाई अगर ये हम मानेगा या हम इसे जो है वो राम कर लेंगे तो बाकी कंट्रीज हमारे हाथ में आना आसान है। ठीक है, तो ये पार्टीज थी। और फैसला किसका था जी, ये जो फर्स्ट फेज अभी डिक्लेयर हुआ है, बेसिकली ये पहला फेज है गजा की जो पीस प्लान है उसका। तो उसके अंदर जॉइंट डिक्लेरेशन जो है उसके अंदर सपोर्ट किया गया जी गजा के सीज फायर को, और कहा गया कि भाई ये इंड्यूरिंग पीस जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट्स दी, उर्दवान ने दी, अल सीसी जो है मिस्र के उन्होंने दी। ठीक है, और इसी तरह से तमीम बिन अल हतीन साहब ने दी कतर के, तो इन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह दी। और
इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़लस्तीन और इजराइल जो है उनकी बातचीत की गई, लेकिन फ़लस्तीन के हक की बात नहीं की गई यहाँ पे भी। ठीक है कि भाई फ़लस्तीन का रेजिस्टेंस का हक है या कुछ भी है, तो कोई भी जो है वो डायरेक्टली हमने देखा कि ऐसी बात नहीं की गई कि जिसमें फ़लस्तीन के लिए कोई अच्छी बात की जाती, अमन की बात की गई है। ठीक है, और इजराइल को यहाँ पे साथ बार बार जो है उसकी तारीफ की गई कि भाई वो अमन के लिए राजी हुआ। रिकग्निशन ऑफ इक्वल राइट्स की भी यहाँ पे बातचीत की गई है। अब देखिए जरा किस तरह से डिप्लोमेटिकली चीजों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, और विदाउट स्टेटहुड यहाँ पे बातचीत की गई है कि भाई उन्होंने जो 70,000 कुर्बानियां दी वो क्यों दी। ये तो अभी पिछले 3 साल से दे रहे हैं ना, 2 साल से यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछले 80 साल से कुर्बानियां दी जा रही हैं वो किस लिए दी जा रही थी कि फलस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। ये सारी की सारी स्ट्रगल तो इसके लिए थी कि फलस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए, और अगर और कुछ नहीं है कम से कम तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर लेते कि भाई कम से कम जो है वो अगर इसराइल को भी मानते हैं लेकिन फलस्तीन को भी माने, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं की गई ट्रंप की तरफ से। ठीक है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने ये कहा जरूर है कि भाई फलस्तीन हो या इसराइल हो, दोनों की इक्वल राइट्स हैं, डिग्निटी है और सिक्योरिटी है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कागजी हद तक है, लेकिन उनके इक्वल राइट्स को एक रियासत के तौर पे तस्लीम नहीं किया गया यहाँ पे इसके अंदर। सबसे पहली तो यही शिकस्त है पैलेस्टीनियंस की, या आप ये कह लें फलस्तीनी बेचारे क्या करें, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी शिकस्त है कि भाई इतने बड़े फोरम के ऊपर सारे ही कंट्रीज ये मान के आ गए हैं कि जो ट्रंप ने कहा वही ठीक है, और किसी ने कोई फलस्तीनियन के स्टेटहुड की बात नहीं की। तो फलस्तीन के स्टेटहुड की यहाँ पे बातचीत नहीं की गई, और उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात भी नहीं की गई कि भाई जो कुछ उन्होंने किया वो उनका हक है। ठीक है, ऐसा भी नहीं माना गया वहां पे, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और डिग्निटी की सिर्फ जो है बातचीत की गई है, और ना ही 2 स्टेट सोल्यूशन की यहाँ पे बातचीत की गई। तो वो जो इतनी कुर्बानियां दी, जो कि आपने देखा यूएन का जो सेशन हुआ जनरल असेंबली का, उसके अंदर इतनी बातचीत हुई, तो यहाँ पे उस सबको जो है दफना दिया और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। यानी कि सब आए यहाँ पे वो लोग थे जिनको पहले से ही बताया हुआ था कि भाई ये बात आपने नहीं करनी, चाहे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो या चाहे वो टर्की ही क्यों ना हो। शिफ्ट इन द यूएस रेटरिक, अगर इसकी बात करते हैं तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फिलहाल उसने सिर्फ एक काम किया, और वो काम क्या किया कि भाई हम अमन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्लेम नहीं डाला। ठीक है, ये चले उनके हम एहसानमंद हो सकते हैं मुसलमान कि अच्छा है भाई, वरना वो डाल देते तो क्या होता, किसी ने क्या कर लेना था। सो उन्होंने पैलेस्टीनियंस पे ब्लेम नहीं डाला कि जैसे बार बार कहा जाता था कि वो गलत है या उन्होंने ये सब कुछ किया, तो उन्होंने उसके ऊपर ब्लेम कुछ नहीं डाला। ठीक है, और जो है वो कहा कि भाई इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए मिलके। ठीक है, तो इससे फिलहाल यही अंदाजा हो रहा है कि फिलहाल कोई भी कंक्रीट पॉलिसी जो है वो फलस्तीन के लिए नहीं दी जा रही कि भाई फलस्तीन का फ्यूचर क्या है। अभी सिर्फ गजा की बात की गई। ठीक है, तो गजा की बात भी फलस्तीन के साथ थी, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो इसका सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं किया गया सिवाय इसके कि भाई जंग रोकी जाए। ठीक है, की प्रिंसिपल्स और डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कमिटमेंट की गई है पीस की, डायलॉग की और डिप्लोमेसी की, वॉर के बजाय कि भाई हम बातचीत से मसला हल करेंगे। अब जब 70,000 लोग शहीद हो गए तो उसके बाद अब आप बातचीत ही करेंगे, पीछे कोई बचा तो है नहीं जिसके साथ आप लड़ें। कंडेम किया गया एक्सट्रीमिज्म को, रेडिकलिज्म को। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जोर दिया गया किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर। ठीक है, फाउंडेशन फॉर पीस की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई रिलीजियस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की यहां बात करें तो इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, जुडिज्म को स्पेस दी गई है कि भाई इनकी चाहे वो इस्लामिक जो है वो साइट्स हों, क्रिश्चियनिटी की साइट्स हों या जुडिज्म की साइट्स हों, यहूदियत की, इन सब साइट्स को, हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जबकि आपको पता है कि वो पहले से आदि जो है वो तोड़फोड़ कर चुके हैं वहां पे। वीएन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये जरूर कहा गया कि भाई इससे खित्ते में अमन आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर आप खुद से भी एक क्वेश्चन पूछें तो इस वॉर का क्या ये मतलब था, या वॉर वाले या फलस्तीनी इस चीज के ऊपर क्या मुतमईन हो जाएं कि भाई ठीक है खित्ते में अमन आएगा। उन्होंने क्या ठेका लिया हुआ खित्ते में अमन का, उनको तो अपनी स्टेटहुड चाहिए, उनको तो अपने राइट्स चाहिए, वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पे ये सारे मिलजुल के उसी को जाके समझा बुझा के बस ठीक है भाई रीजन में अमन आ गया तो ठीक है चुप करके बैठ जाओ, समझ गया। तो ये तो उनको नुकसान है इसका, उसका तो कोई फायदा नहीं, ना इतनी कुर्बानियों का नहीं फायदा है कि भाई खित्ते में अमन है। खित्ते में अमन से उनको क्या लेना, उनको तो अपना अपना उनका अमन नहीं है, उनका अमन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो कम्प्रिहेंसिव पीस की, सिक्योरिटी की और प्रोस्पेरिटी की बातचीत की गई है मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन उसकी जो की एलिमेंट है कि जिस वजह से ये हो रहा है, यानी रूट कॉज को यहाँ पे भी डिस्कस नहीं किया गया, और रूट कॉज जो है यही है कि भाई वॉर हो रही है इसको खत्म कर दो। कि वॉर क्यों हो रही है इस क्यों को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जिसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल पीस नहीं आएगा क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं प्रेजेंट किया गया।
ठीक है। और ये सारे का सारा जो है वो आप कह ले प्लेट में रख के फलस्तीन जो है वो इजराइल को दे दिया गया कि ठीक है भाई, हमने तो मुसलमानों को चुप करवा लिया, अब आप देख लो। ठीक है, तो इसको कहा गया कि भाई ये हिस्टोरिक स्टेप है। क्यों है? क्योंकि जो इजराइल है अब उसके रिलेशंस बिल्ड होंगे नेबरिंग स्टेट के साथ। और आपने देखा ट्रम्प साहब ने कहा कि अब सब स्टेट्स, उन्होंने किसी को भी अलग से नहीं कहा, उन्होंने कहा इसका मतलब सब स्टेट्स का मतलब मुसलमान कंट्रीज हैं, जितने भी मुसलमानों वाले के, अब वो इब्राहिम अकॉर्ड को मानेंगे। बात समझ रहे हैं? इब्राहिम अकॉर्ड को मानने का मतलब ये है कि वहां पे पाकिस्तान भी मौजूद था। शहबाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे या फिलिस्तीन की हक की कोई बातचीत की जाए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी अब जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड को मानेगा। इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब यही है कि फलस्तीन को आप जैसी उसकी हैसियत है एक रियासत के तौर पे, जिस तरह भी वो है उसको माने, और इसराइल को आप जो है कबूल करेंगे। बेसिकली पॉइंट यही है। ठीक है, तो लीडरशिप ने यहाँ पे प्लेज किया कि भाई हम जो है वो मिल के बिल्डिंग करेंगे और फ्यूचर को बिल्ड करेंगे। ठीक है, बगैर सस्टेनेबल सोल्यूशन के हम फ्यूचर को बिल्ड करेंगे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई एक्चुअली में जो है एक आर्जी हल निकाला गया कि भाई जंग खत्म हो गई है, लेकिन जो उसका रूट कॉज है उसके ऊपर बातचीत नहीं की गई। और इस एक तरह से ये एक शिकस्त है फलस्तीन की कुर्बानियों की रिकग्निशन नहीं की गई। पिछले जो 2 साल से 70,000 लोग शहीद हुए उसकी कोई बात नहीं की गई। किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया कि भाई ये किसकी वजह से ये 70,000 आम लोग, मेरे और आप जैसे, जिनका किसी वॉर से ताल्लुक नहीं हो सकता, उन जैसे लोगों को यहाँ पे कुर्बान क्यों किया गया। ठीक है, नेतन्याहू को अगर रिस्पॉन्सिबल कहा जाए तो उसको तो उल्टा तारीफें की गई कि भाई नेतन्याहू एक वॉर लीडर के तौर पे सामने उभरा, और इस तरह की जो है बातें की गई हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि ट्रंप ने जो है यहाँ पे क्या बातें की हैं, क्योंकि एक्चुअली में ट्रंप की बातें ही जो है वो एक्चुअल में ये सारे का सारा सम अप है। तो सबसे पहले ट्रंप साहब ने कहा जी अ न्यू मिडिल ईस्ट। ठीक है जी, सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि भाई एक नया जो है वो मिडिल ईस्ट अब आपको सामने देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि 2023 में अगर हम वापस चले जाते हैं 2 साल पीछे, ठीक है, 2 साल पीछे जाते हैं तो क्या क्या हैसियत थी मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या मामला थे मिडिल ईस्ट में? तो तब भी मामलात वैसे ही थे। ठीक है, तब भी इसी तरह से एक तरफ फलस्तीन था, उसको मारा जा रहा था, और इसराइल जो है वो उसकी सेल्फ डिटरमिनेशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था 2 साल पहले भी। ऐसा ही है। सो अब भी वही स्टेटस आएगा, स्टेटस तो चेंज नहीं हुआ। अगर न्यू मिडल ईस्ट होता तो स्टेटस चेंज होता कि भाई चलो हमने फलस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया, तो फिर ये कहा जाता कि हाँ भाई एक्चुअली में अब न्यू मिडल ईस्ट है, कि मिडल ईस्ट के अंदर एक नए मुल्क का इजाफा हो गया। ठीक है, या एक मुल्क जो पिछले 80 साल से कुर्बानियां दे रहा था, अब उसकी कुर्बानियों को रिकग्नाइज कर लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो ये एक सिर्फ स्लोगन है बेवकूफ बनाने के लिए, क्या न्यू मिडल ईस्ट, क्या अमन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि अमन, मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक को आप अमन दे रहे हैं किसकी जो है वो कुर्बानियों के ऊपर, फलस्तीन की कुर्बानियों के ऊपर। वो किस लिए जो है वो इराक के लिए, शाम के लिए, या फिर जो है वो खास करके यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए कुर्बानियां देते फिरे, जो कि पहले से ही ऐशी कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया और कहा कि भैया न्यू एरा ऑफ पीस यहाँ पे शुरू होने लगा है, और एंड ऑफ टेरर है अब यहाँ पे, खौफ का खात्मा है, क्योंकि हमास जो उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था इसराइल के रास्ते में, जाहिर बात अब उसको एक तरह से उन्होंने राम कर लिया या बिठा लिया, और हमास को इस टाइम पे जो है वो बेड़ियों में जकड़ लिया गया है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बाद। फिलहाल अब एक वही अगर रेजिस्टेंस कर रही थी हमास, तो अब वो भी नहीं कर पाएगी, और कोई रेजिस्टेंस इसराइल के खिलाफ नहीं होगी। हिजबुल्लाह, आपको पता है हिजबुल्लाह का पहले ही क्या हाल कर दिया। ठीक है, हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में पाबंदी हो चुकी है। ठीक है जी, बाकी उसको भी उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो अब इसराइल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, ना हिजबुल्लाह है, ना हमास है, और एक नया एरा जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, और ये हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है मिडल ईस्ट के अंदर, ये ट्रंप साहब का कहना है। ठीक है, तारीखी, हालांकि 2 साल पहले भी जो स्टेटस था वो अब भी वही स्टेटस यहाँ पे रहेगा, और उनके मुताबिक जो है जी अब इनकी कुर्बानियां, जो सफरिंग्स है पैलेस्टीनियंस की, वो खत्म हो जाएंगी। सवाल ये है कि कैसे खत्म होगी? क्या आपने उन्हें एक रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया? क्या अब इसराइली उन्हें नहीं मारेंगे? क्या हर दूसरे महीने बाद उनका कत्लेआम नहीं होगा? ऐसा नहीं है। दूसरा, ट्रंप साहब ने यहाँ पे प्रेज किया जी, और यहाँ पे जो है वो पार्डन की बात की। अब देखिए जरा इनकी मेंटेलिटी देखिए, और हम कहाँ पे खड़े हैं, मुसलमान कंट्री, और हम ये कह रहे हैं कि भाई हम 57 मुसलमान कंट्री हैं, और बड़ा प्राइड है, बड़ी डिग्निटी है, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। और हकीकत में देखिए नेतन्याहू जो है उसकी आपने देखा कि स्पीच भी ट्रंप साहब की यहाँ पे दिखाई गई है हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर। तो नेतन्याहू के लिए जो है माफी का उन्होंने रिक्वेस्ट की है। ट्रंप ने इजराइल का जो प्रेसिडेंट है उससे कहा कि भाई जो नेतन्याहू है ये बड़ा अच्छा बंदा है, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर टाइम लीडर्स है। सिर्फ इस स्टेटमेंट को ही देखिए तो हमें शायद शर्म से डूब मरना चाहिए मुसलमानों को, कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर टाइम लीडर। भाई कौन सी वॉर टाइम? 70,000 बेगुनाह लोगों को जो मारा गया, भूखों लोगों को मारा जा रहा है, वो वॉर टाइम लीडर।
हम सुबह शाम अपनी गलियों मोहल्लों में जिसको हम जो है वो बुरा भला कह रहे हैं और उसको वहां पे तारीफें की जा रही है, और किसी एक मुसलमान कंट्री ने ये नहीं कहा कि भाई कम से कम ये तो ना कहते, हमारी इतनी सी इज्जत तो रखते कि हमें बुला के यहाँ पे तुमने रुसवा कर दिया कि इसकी तारीफें किए जा रहे हो। ठीक है, तो पब्लिकली जो है वो कहा गया कि भाई ये बड़ा बहादुर बंदा है और इसके लिए जो है माफी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उसको जो है वो बड़ा जो है ना प्रेज किया गया, तो इससे ये अंदाजा हो जाए कि फिर हम कहाँ पे खड़े हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं, वो भी आज भी वहीं पे हैं और वॉर के विनर्स भी वही हैं बेसिकली। फिर ट्रम्प साहब ने क्या कहा जी, रिकग्निशन ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इजराइल। हालांकि इजराइल ने आज तक किसी प्रेशर को नहीं माना, नेतन्याहू ने किसी प्रेशर को नहीं माना, तो कौन सा प्रेशर है। ठीक है, अब सारी चीजें जब उनके फेवर में आ गई हैं तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब हर चीज पे मैं तनकीद कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि जब आप क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे तो ये आपको अपनी शिकस्त नजर आएगी। बहसीयत पाकिस्तान नहीं है मुसलमान, आपको अपनी शिकस्त नजर आएगी कि किस तरह की डील्स यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, वॉर चले खत्म होगी, लेकिन वॉर इसलिए तो उन्होंने नहीं स्टार्ट की थी कि बगैर किसी रिजल्ट के या उनकी जो है वो फेवर में ना जाए। ग्लोबल ओपिनियंस जो हैं अब वो इसराइल के अगेंस्ट थे। ठीक है, ये कहा गया और हकीकत में यही है। तो अब ये कहा जा रहा है ट्रंप साहब की तरफ से कि पूरी दुनिया ने नफरत की। अब ये क्या कह रहे हैं ट्रंप कि पूरी दुनिया ने नेतन्याहू से नफरत की, इजराइल से नफरत की उसकी इस वजह से, वो इस बात को मान रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई अब हम नेतन्याहू को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि अब जो है द वर्ल्ड इज लविंग इजराइल अगेन। अब आप देख लें कि हम क्या किस किन टर्म्स के ऊपर ये पीस हुआ, कि शायद जो है ये हमें हिस्ट्री की याद करवाए कि किस तरह की ये टर्म्स थी। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई दुनिया फिर से मोहब्बत करने लगेगी इसराइल से क्योंकि उसने पीस को मान लिया, उसने बड़ा काम किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है वो इसको फिलहाल तो आपको पता है वो आड़े हाथों ले रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो वही थोड़ा सा जमीर उनमें बचा हुआ है। वो एक्यूज कर रहे हैं इसराइल को कि भाई इसराइल तो जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स उसने किए हैं। तो जो इतनी स्टेटमेंट्स आई, इतनी नफरतें आई, उसका क्या क्या नेतन्याहू की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? क्या इसराइल की जो फोर्सेज है उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप तो उल्टा तारीफों के गुण गाए जा रहे हैं। ये ट्रंप क्या कर रहा है? ठीक है, तो मिनिमल मैसेज टू द पैलेस्टीनियंस, और पैलेस्टीनियंस के लिए क्या है? ठीक है जी, तो उनके लिए क्या रखा गया? सवाल ये है, उनके लिए, मुसलमानों के लिए वैसे भी हमेशा हमें यही कहा जाता है सब्र है। समझ रहे हैं बात को ना? तो मुसलमानों को यही कहा जाता है सब्र है, कयामत के दिन जो है वो आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप सब्र कर जाओ। तो फिलहाल उनके लिए सिर्फ जो है वो सब्र ही का मैसेज दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। ट्रंप साहब ने यहाँ पे अपने शॉर्ट मैसेज में क्या कहा जी, स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपके लिए। फलस्तीनियों को कहा, कौन सी, इसका अंदाजा फिलहाल नहीं है कौन सी डेवलपमेंट है। और उन्होंने फिलहाल ये मेंशन नहीं किया कि भाई ये जो यहाँ से बेघर होंगे, जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, इसका क्या होगा। अब ये फलस्तीनी जो बेघर हो चुके, जो 70,000 दुनिया से ही जा चुके, उनका क्या होगा? इसकी कोई बात यहाँ पे नहीं की गई क्योंकि इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। ठीक है, तो आप शायद पॉजिटिव सोच सकते हैं, आप अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो। ठीक है, तो पैलेस्टीनियंस को जो है वो फिलहाल कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया और सिवाय सब्र के कि भाई आपने सिर्फ सब्र करना है और कुछ नहीं है। तो मिक्स जो है वो यहाँ पे ईरान के लिए भी सिग्नल दिए हैं फिलहाल और कहा है कि भाई हम ईरान के लिए भी फ्यूचर टॉक्स के लिए रेडी हैं। ठीक है, और साथ में जिक्र भी किया कि हमने जो है वो उसका सिस्टम सारा तबाह कर दिया। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे तकसीम देखें तो यहीं पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक साइड से वो गजा की बात कर रहा है कि भाई गजा के अंदर अमन की बात हो रही है, दूसरी साइड पे जो है मुसलमानों के सामने खड़े होके किस तरह से हम तो हीरो मान रहे हैं ईरान को। तो सारे मुस्लिम कंट्री वहां पे मौजूद है, तो फिर वो कैसे उन मुसलमानों के सामने कह सकते हैं कि भाई हमने उनके टॉप साइंटिस्ट मार दिए, अब वो दोबारा से कभी खड़े नहीं हो सकते। मतलब क्या क्या कह सकते हैं आप कि भाई किस तरह से, किस अंदाज में इस शख्स ने जो है वहां पे सारे मुसलमान लीडर्स को बुला के इनको पानी पानी किया और किसी को शर्म नहीं आई कि भाई वो वहां पे कुछ बोले, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर हम ट्रंप साहब की समरी देखते हैं तो ट्रंप साहब ने सिर्फ एक काम किया, क्या कि भाई उन्होंने जो फलस्तीन था या जो गजा था उसको जो है वो प्लेट में रख के, गजा को, इन कुर्बानियों को साइड पे रख के कि भाई ठीक है तो मुसलमान मरे हैं, मरते रहते हैं मुसलमान, कौन सी बड़ी बात है। तो एक तो मुसलमानों को पानी पानी किया, मुसलमान जो लीडर्स वहां पे मौजूद थे सारे के सारे उनको, और गजा जो है वो इजराइल को प्रेजेंट कर दिया है कि भाई मुबारक हो, तुम यही चाहते थे और मैंने यही कर दिया। क्योंकि इसीलिए 15 बार जो है वो वीटो उन्होंने किया ट्रंप ने, क्योंकि तब तक श्योरिटी नहीं थी कि गजा जो है वो जाएगा इसराइल के पास के नहीं जाएगा। तो अब इसराइल को जो है वो तोहफे में गजा दे दिया ट्रंप साहब ने, और साथ में मुसलमानों की अच्छी खासी जो अब क्या मैं वर्ड यूज करूं, अच्छा खासा मुसलमानों को जो है पानी पानी भी कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली बस यही है मुसलमानों के लिए कि आप सब्र करें, और जो इनके हालात हैं इनको तो क्या कहे। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट, अब गजा में क्या होगा। नेक्स्ट ये है कि टोनी ब्लेयर साहब जो है
पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जो है वो इनको रिकग्नाइज कर लिया, अप्रूव कर दिया रिकंस्ट्रक्शन के लिए। पहले ही कहा जा रहा था, जबकि हमास ने पहले इसके लिए इनकार किया था, लेकिन फिलहाल हमास की तरफ से कोई भी इनकार नहीं आया। अजीब और हैरत की बात यह है कि हमास ने क्यों घुटने टेक दिए? जाहिर बात है 2 साल उनका भी किसी ने साथ नहीं दिया, बेचारे क्या करते, लेकिन स्टेटमेंट भी उन्होंने कोई नहीं दी है कि भाई टोनी ब्लेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अब आप देख लें गजा कहां गया, किसके कंट्रोल में गया, कौन इसे कंट्रोल करेगा, इस जंग से फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, ये सारी बातें आपको अंदाजा हो रही हैं कि भाई विनर एक ही है और वो है इजराइल। ठीक है, एट दी एंड ज़ायनिस्ट ही विनर हैं और मुसलमान सारे के सारे लूजर्स हैं। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ फलस्तीन जो है वो यहाँ पे या गजा यहाँ पे अगर लूजर है, तो फिर इतने मुसलमान लीडर्स को वहां बुला के सबको ये सारी बातें रिकग्नाइज करवाने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये सब लूजर्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोनी ब्लेयर साहब जो हैं उनको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है और अब वो जो है वो हसन अल शेख से मुलाकात कर चुके हैं, जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद जितनी भी आपने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, जो भी रिकंस्ट्रक्शन होगी गजा की, उस यानी कि गजा का इंचार्ज जो है वो बना दिया है जी टोनी ब्लेयर साहब को। और ये वही है, बिल्कुल आपको पता है कि इससे पहले 1920 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और फिर से वहीं वापस चला गया और यूके के पास जो है वो गजा का कंट्रोल आप ये कह लें दे दिया इनको वापस। मुसलमानों से लेके हमास को मारा भी, खूब टिका के मुसलमानों को जलील भी किया। ठीक है, 70,000 लोगों को भी मार दिया और उसके बाद कंट्रोल जो है वो टोनी ब्लेयर के पास गया और डिप्लोमेसी में जो है वो इसे क्या दिखा दिया, एक डिप्लोमेटिक विन दिखा दी दोनों की। और हीरो कौन बन गया जी? ट्रंप साहब हीरो बन गए। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान की, कि जिससे शायद वाहिद उम्मीदें यही थी कि भाई ये एटमी पावर है और दुनिया का जो है वो वाहिद मुल्क है। एटमी पावर का मतलब है एक हार्ड स्टेट है पाकिस्तान, याद रखिएगा। हार्ड स्टेट का मतलब है उसके पास 6 लाख की मिलिट्री पावर है भाई। अपने लोगों पे तो आप देख रहे हैं कैसे इस्तेमाल हो रही है। 2 दिन पहले भी क्या हुआ टीएलपी के साथ या बाकी, तो इसका मतलब हमारे इदारे मौजूद है। वो कहते हैं हम गलत बात नहीं बर्दाश्त करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी हमारी प्राइम है और हम जो है वो दुनिया में सबसे आगे हैं, एटम बम हमारे पास, गोरी मिसाइल और फलां 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 चीजें हमारे पास हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमने वहां पे जाके क्या किया, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है जी, तो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच वहां पे की है और स्पीच आपने देखा वायरल हुई भी है पूरे इंटरनेट के ऊपर। 2-3 मिनट की स्पीच है जिसमें उन्होंने ट्रंप साहब के पीछे ही खड़े थे ये, और ट्रंप साहब ने इन्हें बुलाया कि भाई आए आके 2-4 बातें करें। तो उन्होंने जो है वो जुबानी कलामी ही वहां पे बड़ी प्यारी इंग्लिश में जो है वो एक ही बात की है कि ट्रंप, बस उसको ये नहीं कहा कि तुम खुदा हो, आई एम सॉरी, लेकिन आप जब खुद सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे सीरियस मौके पे जहां पे 70,000 लोगों ने कुर्बानी दी, वहां पे कोई एक मुस्लिम लीडर जो कि पाकिस्तानी हो सकता था, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड स्टेट तो हम है, हमारे पास एटमी पावर है भाई, टीटीपी को हम मार रहे हैं, अपने लोगों पे हम कर रहे हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, इदारे हमारे पास हैं। तो हम ये तो कहते हैं कि भाई फलस्तीन के लिए क्या आपने रखा है, 2 स्टेट सोल्यूशन कहां पे है? ठीक है, तो किस तरह से यहां पे अमन आएगा, क्या लॉन्ग लास्टिंग है? हमने एक लफ्ज नहीं निकाला, सिवाय एक ही बात हमने कही है, ट्रंप तुम ही सब हो, ट्रंप तुम ही बहुत कुछ हो, ट्रंप तुम सब हो, बस तुम्हें सजदा गवारा नहीं है वरना सब तुम हो। और आप खुद स्पीच देख लीजिएगा, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि भाई ट्रंप क्या किया। और यहां तक के ये देखिए एक स्टेटमेंट है, आप जब सुनेंगे तो आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। पीएम शहबाज शरीफ सेज ही वांट टू सैल्यूट ट्रंप फॉर हिज एक्सम्पलरी एंड विजनरी लीडरशिप। 70,000 लोगों की बात नहीं हुई, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं हुई, 80 साल से कुर्बानियों की बात नहीं हुई, और यहाँ पे एटमी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके कहा कि मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें सैल्यूट करूं। मतलब फ्लैटरी भी एक हद की होती है भाई, एक हद की क्या, आपने अपने लोगों में मुंह दिखाना है। ये मुसलमान लीडर्स ये जानते हैं कि भाई इस टाइम पे क्या हो रहा है, इनको तो पता है, इनके लोगों को पता है। तो ये क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में कि भाई इन्होंने तो हद ही कर दी। चलो हम भी ट्रंप की मानते हैं, अमेरिका की हम भी मानते हैं, लेकिन इस हद तक हम अमेरिका के आगे चले जाएंगे कि हम उसे कहेंगे कि भाई 70,000 लोगों को मारो गोली, और फिर यहाँ पे ये कहना कि भाई जो है वो आपको हम फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो नॉमिनेट करते हैं, आप मैन ऑफ पीस हैं, और आप, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही लफ्ज नहीं कहा कि तुम हमारे खुदा हो, बाकी सब कह दिया कि भाई तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, उठते बैठते जाते सोते हमारे लिए सब कुछ तुम ही हो। यही दिया गया मैसेज वहां पे। रिएक्शन एंड इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें इनकी स्पीच को लेके, तो नॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स के खिलाफ थी ये स्पीच, क्योंकि नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हर मुल्क जो है वो अपनी हैसियत से बात करता है। तो हम 57 कंट्रीज में एक ग्रेसफुल और एक डिग्निटी वाला मुल्क थे, जहां पे हम ये कह सकते थे कि हमारे पास एटमी ताकत है, तो हम शायद उनसे कोई बात कर सकते थे। लेकिन ऐसा हमसे जो तवक्को की गई वो नहीं हुआ, बल्कि हमने जो है, जैसे मैक्रोन ने इसे बुरा समझा, सीसी ने समझा, उर्दवान ने, उन्होंने भी बातें की हैं यहाँ पे, लेकिन एक बैलेंस बातचीत की कि इन्हें अपने मुल्क में अपने लोगों के सामने जाना है कि भाई हम
अंधे नहीं हुए वेस्टर्नाइजेशन के अंदर, या हम उनको नहीं मान रहे। तो यहाँ पे तो ट्रम्प साहब जो है वो उनको सिर्फ फ्लैटरी और वैलिडेशन की बातचीत की गई कि भाई वो कहें, और ट्रम्प साहब भी वो शर्माते रहे वहां पे एक दोशीजा की तरह कि भाई मेरी तारीफें हो रही हैं और मुझे मैन ऑफ पीस। अपने लोग घर में उन्हें क्या कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एटमी रियासत होने के नाते उन्हें मैन ऑफ पीस कह रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सच है। नार्सिसिस्ट रिवॉर्ड लूप की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली रीइंफोर्स किया गया उसको ट्रम्प साहब की उस ईगो को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ठीक है, कि भाई शायद जो है वो जैसे पुराने जमाने में बादशाह होते थे और बादशाह की तारीफें की जाती थी और सब कुछ उन्हें दिया जाता था, तो बेसिकली वो वही काम किया गया यहाँ पे, ठीक है, बादशाह की जैसे तारीफें होती थी तो वही काम यहाँ पे किया गया कि भाई आप ही सब कुछ हैं, आप किंग हैं पूरी दुनिया के और हम आपकी रियाया, हम आपके गुलाम हैं, हुजूर जैसा आपके हैं, हुजूर आपसे ग्रेट तो कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जरूर जो है उनकी स्पीच को एक बार सुने ताकि आपको खुद भी अंदाजा हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अब ये बेनिफिशियल मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, क्या होगा, तो बेसिकली अगर आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया इस टाइम पे हमारे मजाक उड़ा रहा है कि भाई हमने क्या वहां पे जाके कहा। ठीक है, एटमी ममालिक जो है वो होने के नाते, या खास करके आप मुस्लिम दुनिया की बात करें तो मुसलमान दुनिया हमें किन नजरों से देख रही होगी कि भाई हमने जिस मुल्क को हम ये कह रहे थे कि हमारा जो है वो अब पैक्ट हम साइन करते हैं इसके साथ कि हमारा दिफा करेगा, तो ये तो खुद ही जो है वो किस लेवल पे गए हुए हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान ने जो है वो ये कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ अपना रास्ता इस्तेवार किया है, या उन ट्रम्प की नजरों में, आप कह लें अमेरिका की नजरों में तो नहीं, ट्रम्प की नजरों में जो है हम मजीद आगे गए हैं कि ठीक है भाई ये मेरे साथ ही होंगे, जब मुझे जरूरत पड़ेगी कि कोई बाहर से आके मेरी तारीफ कर दे तो मैं इन्हें बुला लिया करूंगा। तो उन्होंने हमें बुलाया, तो हम इससे उसका दूसरा पहलू ये देखा जा रहा है कि भाई वाह भाई पाकिस्तान के पीएम साहब को ट्रम्प ने कैसे बुलाया कि भाई तुम आओ आके स्पीच करो, इतनी दुनिया में 57 कंट्रीज में ट्रम्प पाकिस्तान की तरफ आए, तो पाकिस्तान के और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो ऑल टाइम हाई हैं और इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलेगा और हम बहुत तरक्की करेंगे, और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के तो क्या तरक्की करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के हालात फिलहाल ये हैं। तो डीपर मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल फ्लैटरी को एक टूल के तौर पे अगर हम ये कहें कि हम स्ट्रेटेजिक टूल पे यूज करेंगे तो शायद हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि फ्लैटरी ज्यादा दूर तक चल सकती है, वो टूल के तौर पे शायद यूज ना हो। ठीक है, मीडिया अटेंशन जो है हमें जरूर मिली है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, और डिप्लोमेटिक डिकोरम के भी खिलाफ है कि भाई आप किस तरह से जो है वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि चलें हम ये कह रहे हैं कि एक नई टाइप की फॉरेन पॉलिसी जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो क्या है, वो प्रिंसिपल बेस नहीं है, ठीक है, उसूली नहीं है, बल्कि उसमें क्या है जी, उसमें आप जो है वो तारीफें करके, फ्लैटरी करके, किसी की जो है खुशामद करके शायद जो है वो आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि खुशामद का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या हमें जो है वो कुछ फायदा होगा। फिलहाल तक तो हमने देखा जो खुशामद करते रहे उसके बदले में हमें जो है वो हमने कहा कि भाई इंडिया के रिलेशंस नीचे चले गए, हमारे ऊपर हो गए, लेकिन हम देख रहे हैं क्या, और वहीं पे एक साइड पे हम इतने खुशामदी, दूसरी साइड पे हम एक हार्ड स्टेट है कि हम जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी वॉर कर रहे हैं जहां पे बातचीत हम कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर अब ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हकीकत यही है कि शायद वो मौका ऐसा नहीं था, वहां पे फलस्तीन का नाम जरूर लेना चाहिए था, वहां पे उनकी कुर्बानियों को रिकग्नाइज करना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया, तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ होगा इस बात का कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो एट दी एंड यही है अब फिलहाल तक कि भाई गजा के अंदर अब जो है वो अमन हो गया, और अब नेक्स्ट क्या होगा, टोनी ब्लेयर के पास कंट्रोल चला जाएगा। फलस्तीन को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, उन्हें सिर्फ शिकस्त मिली है। गजा को क्या हुआ, शिकस्त मिली और सारा कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया और मुसलमान वहां पे देखते रहे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।